एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं 2024 के लिए एक कंप्लीट 1 ईयर का प्लान। क्योंकि जो भी लास्ट की वीडियोस मैंने पोस्ट करी थी उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये आए थे कि मैम 2024 2025 के लिए हमें स्ट्रैटेजी बता दो, उसके सेशंस कब स्टार्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। प्लीज़ आप मेक श्योर ये करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अगर आपको अगले साल 680 प्लस ला के अपने मेडिकल कॉलेज में पहुँचना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचना है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। एंड यस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। मेरा नाम है एकता सोनी एंड आई वेलकम यू ईच एंड एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मेक श्योर दैट आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए फॉर मोर सच गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस की बहुत कमी है। गाइडेंस आपको चाहिए ही होगी पूरी जर्नी के अंदर, ठीक है। और गाइडेंस के अलावा आपको पूरा कंटेंट जो है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मिलेगा यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिए कि अगर आप बायोलॉजी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी में आप सबसे स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप क्या सबसे पहले चाहते हैं, किस टाइप के वीडियो लेक्चर्स आप चाहते हैं फ्रॉम माई साइड। तो मैं डेफिनेटली अपने 200% उस पर लगाऊंगी कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, मैं उसी पे काम करके आपके लिए वो कंटेंट लाने की पूरा यहाँ पर प्लानिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बस आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। 680 प्लस स्कोर करना है हमें, तो ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? पहले तो देखो ये पॉइंट्स ना अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके चलो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अरे भैया फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस अगर नहीं पता है तो भाई कुछ नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम जो हम लिखने जा रहे हैं उसका सिलेबस तो पहले पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, उसको रेलेवेंट चीज़ें पढ़ सकें, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको पता है वेल एंड गुड, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनको नहीं पता है पहले सिलेबस पढ़िए, ठीक है। एग्ज़ाम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे है, क्या बेस्ड किस चीज़ पर बेस्ड है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये वीडियो क्लास 12th वाले बच्चे जो इस साल 12th के साथ ही नीट दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 12th कर चुके हैं, जो ड्रॉपर हैं इस साल, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद स्टडी स्केड्यूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको एक दिन कैसे आपका चाहिए है, मतलब एक दिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज के दिन आपने जोश में आके 12 घंटे पढ़ाई करी और अगले दिन वापस सारा जोश डाउन हो गया और कुछ नहीं पढ़ा। वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चा शुरू से लेके अंत तक, शुरू तो देखो सब लोग जोश के साथ करते हैं, पर अंत बहुत कम लोग होते हैं जो जोश के साथ कर पाते हैं। तो आपको उन्हीं 1% लोगों में आना है जिनका सिलेक्शन होता है, जो एंडिंग भी उतनी ही जोश के साथ करते हैं जितना वो स्टार्ट जोश के साथ करते हैं, ठीक है। तो वो ना आपको स्टडी स्केड्यूल अपना मेंटेन करके रखना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखेंगे आप भूल जाइए इस एग्जाम को क्रैक करना। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, सीधा बस यही चीज़ चाहता है आपसे, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग तो चाहिए ही नहीं इस एग्जाम के अंदर। तीसरी चीज़ रिसोर्सेज। आपके पास में सारे रिसोर्सेज होने चाहिए और रिसोर्सेज भी राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। इधर उधर के मॉड्यूल में फंसोगे तो तुम्हारी गलती हो जाएगी। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देती हूँ। नीट एग्जाम इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए तीनों ही सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन से पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि कई लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ने लगते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इट्स इररेलेवेंट फॉर यू, राइट। एनसीईआरटी कहाँ यूज़ होती है फिजिक्स की वो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो प्लीज़ देखना। और इसके अलावा एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा दिस इज द थ्योरी पार्ट, राइट। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक को रेफर कर सकते हैं। कौन सी बुक रेफर करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपने वीकर सब्जेक्ट को पहचानो। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा आपको टाइम देना है, क्योंकि यार ये शुरुआती टाइम होता है ना, इसमें आपके पास काफ़ी टाइम होता है, तो आप उस टाइम को ना इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पर। जब लास्ट मोमेंट पे आ जाओगे, जब एग्जाम में 3-4 महीने रह रहे होंगे, फिर आप पूछोगे, मान लो आपकी फिजिक्स बहुत वीक है, तब पूछोगे मैम फिजिक्स में 180 कैसे स्कोर कर लें। और 180 नहीं तो एटलीस्ट 180 में से 120, 130, 140 तो चाहिए होंगे ना 680 प्लस स्कोर करने के लिए। तो 140, 150 स्कोर करने के लिए ना आपको अभी से इतनी मेहनत डालनी पड़ेगी उस वीक सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स में अगर आपका फिजिक्स वीक है तो अभी से ही मेहनत डालोगे तो ही आपको उसका दिखेगा। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि यार देखो
नहीं आएगी चीज़ें समझ में, है ना। तो अपना जो वीकर सब्जेक्ट है उसको आपको अभी ज़्यादा टाइम देना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसको भी टाइम देते रहना, पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखनी है, बट थोड़ा सा जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस ज़रूर करना है। खासकर ये बच्चे, ये लाइन जो है ना, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं वो ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीक पॉइंट कहाँ है, क्योंकि आपने इस साल एग्जाम दे दिया है, राइट। मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि कोचिंग में इनरोल तो कर लेते हैं, किसी भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी आपका सेटल होता है, वो इनरोल कर लेते हैं, पर मॉक टेस्ट नहीं देते। कोचिंग में मॉक टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको, अपनी गलतियां पहचान सको। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो क्या ही फ़ायदा उसका। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देने हैं। आई रिकमेंड कि हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, अभी इनिशियल डेज पे। बाद में आगे जाके इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे अपन मॉक टेस्ट की, है ना। कुछ महीनों के बाद में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, तब हम हर एक वीक में मॉक टेस्ट देने लगेंगे, है ना। अभी आपको हर 2 वीक से एक मॉक टेस्ट लगाना है। अपनी देखना है कि भाई कहाँ कहाँ गलती कर दी, मिस्टेक कॉपी बनानी है, सारी गलतियाँ उस मिस्टेक कॉपी में लिखनी है ना। सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि एम्स क्रैक करने वाली वीडियो ज़रूर देखना, है ना। तो उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, तो प्लीज़ वो फॉलो करना। आगे है कि 5 to 6 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर लोगे, तुम चाहे कितनी ही महंगी कोचिंग के अंदर तुमने इनरोल कर रखा हो, तुम्हारा कुछ नहीं होना जाना। नीट एग्जाम में फिर कह रही हूँ, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क मानता है, और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क सिर्फ सेल्फ स्टडी से आता है। तुम चाहे कितने भी घंटे की क्लास ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 12 घंटे बैठ के क्लास ही लिए जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बता रही हूँ। क्लासेस और ये जो सब चीज़ें कोचिंग्स वगैरह होती हैं, ये सिर्फ आपके लिए रास्ता आसान बना रही है। रास्ते पे चलना आप ही को है। तो आपके लिए जो ये 5 to 6 आवर की जो डेली की सेल्फ स्टडी होगी ना, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। तो ये आपको बिल्कुल अपने स्केड्यूल में रखना है। अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करके छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। आज ही शपथ ले लो, मेरा सिलेबस दिसंबर तक होगा, ठीक है। दिसंबर तक सिलेबस जिसका हो जाएगा ना, समझ लो कि उसको रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। और जिसका दिसंबर तक सिलेबस नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता भैया, उसका हमको कुछ आइडिया नहीं है। एंड जनवरी टू अप्रैल आपको रिवीजन करना है, और इतना रिवीजन करना है, इतनी बार रिपीटेड रिवीजन करना है कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ही नहीं जाए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाए। ये वाला जो टाइम होता है रिवीजन और प्रैक्टिस का होता है। दिसंबर तक कोर्स आप कंप्लीट कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपकी स्पीड दिसंबर तक 1x रहेगी, तो यहाँ पर इस मोमेंट में आके आपकी स्पीड 2x, 3x, 4x, 5x तक हो जानी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपना सिलेबस और अच्छे से कवर अप कर पाओ, और जो जितनी भीड़ है ना उससे आगे निकल पाओ, है ना। और जो बच्चे इस साल 12th बोर्ड देंगे, उनके लिए तो दिक्कत आएगी कि मैम हम तो 12th भी पढ़ रहे हैं, 11th भी पढ़ रहे हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो तुमको कैसे करना है, देखो नीट का एग्जाम होता है मई के अंदर, ठीक है। तो तुम्हारे पास भी डेडलाइन है दिसंबर की। दिसंबर तक तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। मोस्टली स्कूल्स में भी तुम्हारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, और जो बच्चे डमी स्कूल कर रहे हैं तो उनका भी सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा 12th का। तो 11th के लिए तुम क्या करोगे, अपने हिसाब से पूरा प्रॉपर देखोगे कि 11th के मुझे हर दिन 2-2 चैप्टर ना हर एक सब्जेक्ट से रिवाइज करने हैं। हर दिन 2-2 चैप्टर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट से रिवाइज करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो रहेगा। तो 11th भी साथ के साथ चलती रहेगी, और 12th आपके स्कूल में चली रही है, या फिर आपकी कोचिंग जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वो चली रही है। वो करते करते ना आप दिसंबर तक पहुँचोगे। जनवरी टू अप्रैल के अंदर जो 12th में है, उनके लिए जनवरी और फरवरी तो बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि जनवरी में आप इंग्लिश हिंदी को भी बहुत टाइम दोगे, है ना, मैं समझती हूँ ऐसा। और जनवरी के बाद में फेब जो आता है, उसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं। जनवरी में प्री बोर्ड्स भी आई गेस हो रहे होते हैं, या फिर दिसंबर में प्री बोर्ड्स हो रहे होते हैं, लास्ट दिसंबर में। तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जनवरी और फरवरी आपका जाने वाला है किसमें, प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, मेरा इतना मानना है। तो आई विल सजेस्ट कि जनवरी और फरवरी में ऐसा पढ़ो, 12th को पूरा डेडिकेट कर दो वो 2 महीने। उसके अंदर पूरा 12th ऐसे चाट जाओ कि तुम्हें वापस ज़रूरत ना पड़े, कि बहुत डिटेलिंग में जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े 12th को, है ना। तो तुम्हारे लिए हल्का हो जाएगा। जनवरी और फरवरी में तुम 12th को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। मार्च और अप्रैल तुम्हारे पास 2 महीने रहेंगे, उसमें तुम क्लास 11th को फिर से एक बार पढ़ लोगे। दिसंबर तक तुम 11th को ख़त्म करोगे, है ना, 12th के साथ में। फिर 12th को डेडिकेटली पढ़ोगे जनवरी फरवरी में, एंड मार्च और अप्रैल में तुम क्या करोगे, 11th को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ोगे, और 12th को ऐसे पन्ने पलटोगे, मतलब रिवाइज करोगे। तो वो तुम्हारे लिए एक ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो जाएगी। इससे तुम्हें बर्डन भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा कि यार बहुत सारा सिलेबस है, कैसे करूँ, नीट भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो ये प्लीज़ करना। बट मैम हाउ टू स्टडी
कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, है ना। चलो बताती हूँ। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या आता है, बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आई बिलीव दैट कि जो 98% बच्चे हैं, है ना, उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जो नीट एग्जाम दे रहे हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, दैट्स वाई दे आर गिविंग नीट, ठीक है। 98% बच्चे हैं जो नीट दे रहे हैं, बायोलॉजी फेवरेट है इसलिए। अब बायोलॉजी के अंदर आपका क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे समझ ही जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के जब लेक्चर्स हो रहे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको एकदम प्रो टिप देना चाहूँगी कि जब भी बायोलॉजी की, स्पेशली बायोलॉजी के जब लेक्चर हो रहे होते हैं, चाहे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास हो चाहे तुम्हारी ऑफलाइन क्लास हो, आई डोंट केयर, जिस भी क्लास में तुम बैठे हो, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, इतना डेडिकेशन के साथ उसको सुनो कि 60 to 70% चीज़ें उस क्लास में ही याद हो जाएं, और बाकी की जो चीज़ें हैं तुम घर पे आके रिवाइज करो, ताकि तुम्हें ज़्यादा टाइम रिवीजन पे नहीं देना पड़े। सपोज आपकी कोचिंग का जो टाइम है 7 to 8 आवर्स है, ठीक है, 7 to 8 आवर्स तुम कोचिंग में जाके लगा रहे हो अपने, चाहे तुम ऑनलाइन ले रहे हो चाहे तुम ऑफलाइन ले रहे हो, क्लासेस में तुम्हारा 7 से 8 घंटे जा रहा है। क्या फ़ायदा उसका अगर तुम्हें कुछ आउटपुट ही नहीं मिला। तुम कोचिंग में 7 से 8 घंटे बैठ के पढ़ी तो रहे हो, कोई पढ़ा रहा है तुम्हें चीज़ें याद ही नहीं हुई, अगेन तुम आके घर पे 7 से 8 घंटे वापस उस चीज़ को रिवाइज करने में लगाओगे, नहीं ना। तो वही चीज़ है कि तुम्हें 60 to 70% तुम्हें चीज़ें याद कर लेनी है क्लास में ही, इतना फोकस्ड होके पढ़ना है। That's how toppers are managing their time. That's how toppers are cracking NEET in just single attempt with class 12th. राइट, 12th में भी वो टॉप करते हैं, नीट में भी अच्छी रैंक लाते हैं। दैट इज़ हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज इनका फोकस लेवल ना यहाँ पे होता है, जिसको हम एवरेज स्टूडेंट नहीं टच कर पाता है ना। तो दैट इज़ द सीक्रेट टिप जो आप प्लीज़ किसी को मत बताना, है ना, और अगर बताओ तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करके ज़रूर बताना। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक बायोलॉजी में होता है, एक रट्टाफिकेशन वाला पार्ट होता है। देखो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट ना हम जितनी बार रिपीट करते हैं तभी हमें याद होता है। हनुमान चालीसा कैसे याद होती है हमें, अभी तक हमें याद है, बहुत सारे लोगों को याद है हनुमान चालीसा। कैसे याद है हनुमान चालीसा, बहुत बार रिपीट करी है हमने, बचपन से लेके अब तक रिपीट करिए। कभी याद आता है बैठ के तुमने हनुमान चालीसा ली हो और बैठ के बस ऐसे रटे हो, अरे इसके बाद ये लाइन होती है उसके बाद वो लाइन होती है, कभी याद आता है? नहीं। डेली बेसिस पे अगर तुम बोलते जाओगे ना उस चीज़ को, तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ होती है रट्टाफिकेशन वाला पार्ट, सेम होता है बायोलॉजी में। आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट इसमें नहीं करना, आप इसमें जो भी टेबल्स होते हैं, जो भी फ्लो चार्ट्स होते हैं, न्यूमोनिक्स बनाओ, न्यूमोनिक्स बना के उसके याद करो। आपको न्यूमोनिक्स मैं बने बनाए दे दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना अपने उसमें इन्वॉल्व करो, और चीज़ें धीरे धीरे रोज़ के रोज़ तुम पढ़ते जाओगे ना, चीज़ें याद हो जाएगी। इसका टेंशन नहीं है, टेंशन इसका है कंसेप्चुअल पार्ट। कंसेप्ट समझ नहीं आए तो फिर गए तुम। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये यूनिट जो होती है बिल्कुल कंसेप्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी आते हैं। तो कंसेप्चुअल जो यूनिट्स है उस पर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो कंसेप्चुअल पार्ट को प्लीज़ एकदम फोकस होकर क्लास में ज़्यादातर सुनिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट हर एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके आपका ना हाथ बिल्कुल स्मूथ हो पाएगा उस चीज़ पे, है ना। तो आपका फ्लो क्या रहना चाहिए बायोलॉजी को पढ़ने का? सबसे पहला जो चीज़ है वो, चाहे बायो पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज़ होगी लेक्चर। किसी का भी लेक्चर ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर तुम ड्रॉपर भी हो, तुम सोच रहे हो कि भाई हमको तो सब कुछ आता है, तो भी मैं तुम्हें बोलूँगी कि लेक्चर लो। तुम्हें चाहे कितना भी आता हो, जब तक लेक्चर नहीं लोगे ना तब तक तुम नहीं उसको गेन कर पाओगे, चीज़ों को भूलते जाओगे धीरे धीरे। तो पहले लेक्चर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर लो जैसे भी ले रहे हो। उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ, अगेन आई एम रिपीटिंग। दूसरों के नोट्स हमारे कुछ काम नहीं आते, ये तो सीधी सीधी बात है। अगर मैं आज आपको कितने भी अच्छे नोट्स बना के दे दूंगी ना, वो आपके लिए इतने वर्दी नहीं होंगे जितने तुम खुद बैठकर नोट्स बनाओगे ना, लेक्चर लोगे और उस क्लास के अंदर बैठकर तुम खुद के नोट्स बनाओगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यही तुम्हारे लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आते हैं। इसके अलावा NCERT रीडिंग बायोलॉजी में तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा NCERT नहीं पढ़ रहा है ना तो भूल जाना भैया सिलेक्शन में, देखो 5 स्टार लगा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ प्रैक्टिस, एटलीस्ट आपको 100 MCQ हर चैप्टर से प्रैक्टिस करना, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी। उसके अलावा PYQs और लगाइए। 100 MCQs आपके PYQs नहीं है, 100 MCQs थोड़े अलग है, सारे टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, फिर PYQs और लगाओ। पिछले 5-6 साल के पेपर से PYQs लगाओगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि जैसे आप PYQs लगाओ किसी भी चैप्टर के, तो 5-6 साल के PYQs लगाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेट्स सपोज हमने पढ़ा, हमको पता चल जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन से पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो आप एक काम करो, एक ना छोटा सा स्टिकी नोट्स जो होते हैं वो
उस चैप्टर के एंडिंग में जाके, जहाँ पे समरी और जहाँ पे लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर जाकर एक अपना स्टिकी नोट लगा दो। स्टिकी नोट पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दो जहाँ से PYQs आए हुए हैं। ये कहाँ काम आएंगे? जब आपका नीट के एग्जाम में 1 या 2 महीने रहेंगे ना, तो आपको पूरी बुक रिवाइज करनी होगी। तो आप सबसे पहले जाना उस एंडिंग पेज पर, वो स्टिकी नोट पे देखना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चंस आए थे, PYQs जो मैंने लगाए थे, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा पढ़ने हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जो शुरू से करी जाती है, एंड मोमेंट पे जाके नहीं होगा कुछ भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर अपने इन्वॉल्व करना। फिजिक्स बायो में आपको बस इतना ही करना है। बायो में अगर तुम NCERT कर लेते हो, PYQs कर लेते हो, और जितने भी MCQs है प्रैक्टिस कर लेते हो, और जो मैंने प्रो टिप बताई आपको कर लेते हो। मैं कह रही हूँ 360 लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 350 360 तो आराम से आ जाते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों को पसंद होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी होगी। नहीं है जिसको, उसको करना क्या है, सेम चीज़ करनी है, लेक्चर लगाना है। चाहे तुम कोई भी कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, बायो कर रहे हो, लेक्चर लगाना इज़ मैंडेटरी। लेक्चर लगाओ उसका, उसके बाद नोट्स बनाओ उसके। एंड यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, अभी से एक फॉर्मूला शीट बना लो। एक कॉपी खरीद लो, छोटी सी पतली सी कॉपी आती है, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज जो हैं, एक चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखो, मतलब जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे के सारे फॉर्मूलाज वहाँ पर नोट कर लो। अदरवाइज एक पेज लो, है ना, और उस एक पेज को तुम लेकर अपने नोट्स में एक पेज पर सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखो और उसको अपने नोट्स के साथ स्टेपल कर दो, ताकि जब भी तुम रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे आके, तो तुमको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में। तुम सिर्फ फॉर्मूलास को गो थ्रू करो और उस फॉर्मूलास को गो थ्रू करके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। फिर फॉर्मूला शीट बनानी है, उसके बाद में आपको 100 MCQ प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर से, बिकॉज जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं होगा, नीट कभी भी नहीं निकल सकती तुमसे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, मैं तुमको बता रही हूँ, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ही ज़्यादा पास पहुँचते जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज के। PYQs लगाने हैं, अगेन PYQs लगा के लास्ट में जब जैसे ही तुम अपने नोट्स बनाओगे ना, नोट्स जैसे ही बनाओ, उस जैसे ही नोट्स खत्म हो रहे हो, तो मान लो एक चैप्टर है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके नोट्स खत्म हो रहे हैं, लास्ट में जाके एक स्टिकी नोट लगाओ, उसके ऊपर लिखो कि यार PYQs तूने लगाया और ये फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, या ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो वो टॉपिक ज़रूर नोट कर लेना। ये चीज़ हर सब्जेक्ट में करना बहुत हेल्पफुल होगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, NCERT बेस्ड है पूरे, तो इसमें क्या करना है, लेक्चर लगाना है, नोट्स बनाने हैं, NCERT रीड करनी है, MCQ लगाने हैं। NCERT एट योर फिंगर टिप, तुम कर सकते हो, ये बुक खरीद सकते हो नोट्स इसमें MCQ लगाने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट NCERT बेस्ड आते हैं। बायो पूरी NCERT बेस्ड आती है, तो NCERT एट योर फिंगर टिप्स ये बुक मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी, आप खरीद लीजिए, चाहे बायो के लिए भी खरीद लीजिए और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए भी खरीद सकते हो। यहाँ से 100 MCQ प्रैक्टिस करने और PYQs लगाने हैं। अगेन वही स्टिकी नोट लगा के PYQs से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, वो नोट करके आप रख लेंगे। आपका काम बिल्कुल सॉर्टेड है, मैं सही बता रही हूँ। जब आप ये वाला PYQ से जो चीट शीट बनाएंगे ना अपने लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होने वाला आपको इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए, जो शायद कोई नहीं कर रहा होगा और आप कर रहे होंगे, इसीलिए आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लास्ट सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स की अगर, तो फिजिक्स देखो, फिजिक्स से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इसका सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि आपको बेसिक्स सीखने हैं। फिजिक्स तभी हो पाएगी जब बेसिक्स आएंगे। बेसिक्स में क्या होता है मैम, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है, बस सुनते हैं कि बेसिक्स कर लो, बेसिक्स कर लो, पर उनको ये नहीं पता होता कि बेसिक्स होते क्या है। बेसिक्स सर बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक मैथ्स होती है, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आती। मान लो कि मैं तुमसे मैथ्स का एक सम सॉल्व करवाने की कोशिश करूं, तुमको 2 का टेबल नहीं आता, 2 का टेबल इज़ अ बेसिक, है ना, तुमको 2 का टेबल अच्छे से नहीं आता, तुम बस कैसे भी एनी हाउ करके मैनेज कर रहे हो 2 के टेबल के साथ, तुम्हें अच्छे से आता नहीं है, कैसे तुम सम को सॉल्व कर दोगे, नहीं कर सकते ना। या फिर तुम्हें प्लस करना नहीं आता, माइनस करना नहीं आता अच्छे से, कैसे तुम उसको सॉल्व कर दोगे। इसीलिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स जो आती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है वहाँ पे, वो प्लीज़ सीख लेना। इसके अलावा फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो वाला चैप्टर इतना अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे उसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर को हर कोई हल्के में लेता है। उसको हल्के में नहीं लेना, उसको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। यूनिट्स कैसे हम देखते हैं, डायमेंशंस कैसे देखते हैं, MLT कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शंस देखकर ही, यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखकर ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन से भी हो जाते हैं कई के क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो तुम्हें आना चाहिए। इसके अलावा सेम चीज़ आपको करनी है, फिजिक्स में तो लेक्चर किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं। अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो एक टीचर को पकड़ लो, चाहे तुम बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, एक टीचर फिक्स कर लो। किधर भी इधर उधर नहीं भटकना है, एक टीचर फिक्स करना कि इस टीचर से भाई मेरे को पढ़ना है। लेक्चर उसके देखो, नोट्स फिर से खुद के बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। अब फिजिक्स में अगर वीक है किसी का फिजिक्स, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि डबल मेहनत डालो। अगर बाकी के सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 MCQ सॉल्व कर रहे हो पर चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कई बच्चे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, F = ma का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो आपको फोर्स निकालना है, मास दिया, एक्सेलरेशन दिया है, मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देगा, आपके लिए मास पूछ लेगा, फोर्स देगा, एक्सेलरेशन देगा, मास बता दो। ये काम करके बस एक फॉर्मूला के साथ खेले जा रहे हैं अलग अलग वे में, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मीन्स F = ma ऐसे डायरेक्ट लगता है, तो इनडायरेक्ट F = ma कहाँ लगता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि M = F/A, ये बहुत समझदारी वाला काम तुमने किया, समझदारी वाला डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाया। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कब होगा, जब तुमको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला अगर मैं सीधे लगा के आंसर निकाल सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला मैं इनडायरेक्टली कहाँ लगा सकता हूँ। जैसे पुली वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर इनडायरेक्टली तुम्हें ऐसे फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता होना कि एक ही फॉर्मूला को डिफरेंट टाइप से कैसे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। 200 क्वेश्चन लगाओ और एक भी क्वेश्चन एक दूसरे की कॉपी ना हो, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। हम वैसे बहुत सारे बच्चे HC वर्मा खरीद लेते हैं फिजिक्स के लिए, लोगों का सुन के, टॉपर्स का सुन के। HC वर्मा इतनी सिंपल बुक नहीं है, पहली बात। HC वर्मा खरीद के उसको सजा लेते हैं, सॉल्व उनसे होती नहीं है। तो एक बुक खरीदो फिजिक्स में जो भी तुम्हें सही लगती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी DC पांडे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, तो मैं आपको DC पांडे रेफर करूँगी। अदरवाइज अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। 680+ स्कोर करने के लिए मॉड्यूल्स अगर आप लगा रहे हैं, फिजिक्स के लिए मैं खासकर बात कर रही हूँ, नॉट फॉर बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट अगर आपको नहीं आए तो मॉड्यूल से आप सीख सकते हो। बट फिजिक्स के अंदर मॉड्यूल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चंस आप लगा सकते हो मॉड्यूल के थ्रू। अदरवाइज आप DC पांडे खरीद सकते हो। HC वर्मा अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है, उनका सब्जेक्ट हाई मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो चाहते कि और स्ट्रॉन्ग करूँ, तो आप HC वर्मा के साथ जा सकते हैं, नो डाउट। एंड इसके अलावा अगर आपको और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, नीट लेवल का आपका फिजिक्स हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो JEE मेन के पेपर लगा लो, सॉर्टेड काम। JEE मेन के पेपर लगा लोगे ना फिजिक्स के लिए, और हो रहे होंगे वो क्वेश्चन, तो समझ जाओ कि बहुत बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन, ठीक है। एंड दैट्स हाउ द टॉपर्स आर डूइंग, है ना। किसी भी टॉपर से पूछोगे तुम, JEE मेन के पेपर लगा रहे हैं डेफिनेटली। सो लास्ट टिप ये मेरी लास्ट टिप ये है कि हर 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिलहाल के टाइम पे आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो इस टाइम का यूज़ करो। हर 15 दिन में मॉक टेस्ट लगाओ। 2 वीक के अंदर आपका जितना भी सिलेबस होता है कोचिंग के अंदर, अगर आप इनरोल्ड हैं तो कोचिंग की तरफ से जो भी सिलेबस होता है उसको रिवाइज करो, है ना, उस पर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि उसमें से मुझे 100 नहीं 200% लगाना है, ताकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके यहाँ से। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड नहीं है, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने लिए गोल सेट करो। हर दिन का एक गोल होना चाहिए, हर वीकली आपके पास गोल होने चाहिए, मंथली गोल होने चाहिए कि इस मंथ में मेरे 11th के जितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, 11th के तो 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। और 12th के चैप्टर्स आपके स्कूल में चल रहे हैं, तो 12th के चैप्टर्स मुझे इतने कंप्लीट करने हैं। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड कर लो कि 6 चैप्टर इसके, 5 चैप्टर इसके, या 6 चैप्टर इसके, 6 चैप्टर इसके। ऐसे करके डिसाइड करोगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज देखो यार, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ना। तो मॉक टेस्ट आपको हर 15 दिन में लगाना है। और ये घड़ी इसलिए लगाई है कि मॉक टेस्ट जब भी लगाओ, वो एक अलार्म लगा के पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके 3 घंटे 20 मिनट बैठने की आदत शुरू से लगा लो। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में जाके आपके पास आदत ही नहीं है 3 घंटे 20 मिनट बैठने की, बीच बीच में उठने की आदत है, नहीं बैठ पा रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे 20 मिनट अभी से अलार्म लगा के पेपर दिया करो, ताकि आदत बन जाए, ठीक है। सो यस एवरीबॉडी, आपको कैसा लगा ये प्लान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए? मैं सच बता रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप इसको कंसिस्टेंसी से कितना फॉलो कर सकते हैं, वही मैटर करता है। कंसिस्टेंसी रखोगे इस प्लान के साथ में ना,
मैं आपको श्योरिटी, आपको गारंटेड कह सकती हूँ, जो बच्चा इस प्लान को कंसिस्टेंसी से फॉलो करेगा 680 प्लस कहीं नहीं गए। जो जो मैंने टिप्स आपको बताई है वो टिप्स अपनी पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी में, रूटीन के अंदर शामिल करिए और उसको हर दिन करिए। बार बार बोल रही हूँ, हर दिन करिए। जितना कंसिस्टेंसी होगी उतना ही करीब पहुंचते जाओगे अपने कॉलेज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो, वैल्यूबल लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।